नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दिनेश सिंह आज आपके सामने साहित्य सागर में संकलित नवीं कहानी भेड़ और भेड़िए लेकर प्रस्तुत हो रहा हूँ। यह आईसीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम के 9वें क्रमांक पर है। प्रस्तुत कहानी भेड़ और भेड़िए श्री हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित एक लोकप्रिय कहानी है। यह कहानी वास्तव में प्रतीकात्मक शैली में लिखी गई है। इस कहानी द्वारा स्पष्ट किया गया है कि प्रजातंत्र के नाम पर किस प्रकार स्वार्थी, ढोंगी, भ्रष्ट, चतुर, धूर्त, चालाक नेता सीधी साधी जनता का किस तरह शोषण करते आ रहे हैं। लेखक ने अपनी तीखी और पैनी भाषा एवं बहुत ही रोचक शैली के माध्यम से आज की वास्तविकता, सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था पर करारा व्यंग किया है। और इस व्यंग में आप देखेंगे कि जैसे जो कुछ आज घटित हो रहा है, जो कुछ राजनीतिक परिदृश्य पर दिखाई दे रहा है, जो राजनीतिक रंगमंच सजाया जाता है, उस पर ये सारे किरदार आपकी आंखों के सामने घूमते और अभिनय करते दिखाई देंगे। सिर्फ रंग बदला है, रूप बदला है, ढंग बदला है, लेकिन हरिशंकर परसाई जी की लिखी हुई इस कहानी का कोई भी अर्थ नहीं बदला है, कोई भी सत्य कम नहीं हुआ है। उनका यह कटु सत्य आज भी निश्चित तौर से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे भेड़े और कुछ भेड़िए इस देश को किस तरह से संचालित कर रहे हैं और हम उनके मोहरे की तरह उनके द्वारा संचालित उनके मकसद पर काम करते हैं और किस तरह से हम अपने ही शोषक को अपने ही सुरक्षक के रूप में चुन करके देश की महापंचायत में भेज देते हैं और जहां पर वे अपनी सुरक्षा, अपनों की सुरक्षा में लगे हुए दिखाई देते हैं। श्री हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। परसाई जी की भाषा एक खास अंदाज में दिखाई देती है, जिसके कारण वह पाठकों के मर्म को छू लेती है। इन्होंने बहुत सारी प्रसिद्ध कहानियां, निबंध, उपन्यास लिखे हैं, जो आज भी वैसे ही उतने ही सत्य प्रतीत होते हैं जितना शायद जब वे लिख रहे थे। तो आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं इस कहानी का आरंभ। भेड़ और भेड़िए। एक बार एक वन के पशुओं को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। और एक मत से, एक विचार से यह तय निश्चय हो गया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। पशु समाज में इस क्रांतिकारी अभूतपूर्व परिवर्तन से हर्ष यानी खुशी की लहर दौड़ गई कि सुख, समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग अब आया और वह आया। पंचतंत्र की कहानियों की तरह ही इसमें भी लेखक ने बड़ी सुंदरता के साथ जानवरों के माध्यम से, पशुओं के माध्यम से अपने किरदार को गढ़ा और प्रस्तुत किया है। जिस वन प्रदेश में हमारी कहानी ने चरण धरे हैं, उसमें भेड़े बहुत थी। भेड़े अर्थात आम जनता, भोली भाली जनता, निहायत नेक, ईमानदार, कोमल, विनयी, दयालु, निर्दोष, ये सारे गुण हमारे आम जनता में पाए जाते हैं। पशु जो घास तक को फूंक फूंक कर खाता है, भेड़ों ने सोचा कि अब हमारा भय दूर हो जाएगा, हम अपने प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे जिन्हें चुन करके हम भेजेंगे कि कोई जीवधारी, कोई प्राणी किसी को न सताए न मारे, सब जिए और जीने दें। शांति, स्नेह, बंधुत्व यानी भाईचारा और सहयोग पर समाज आधारित हो, टिका हो। इधर भेड़ियों ने सोचा कि हमारा अब संकट काल आया। भेड़ों की संख्या इतनी अधिक है, प्रजातंत्र में आपको पता है बहुमत जिसे प्राप्त होती है वही शासक बनता है।
इतनी भेड़ों की संख्या इतनी अधिक है कि पंचायत में उनका ही बहुमत होगा, और अगर उन्होंने कानून बना दिया कि कोई पशु किसी को न मारे तो हम खाएंगे क्या? क्या हमें घास चरना सीखना पड़ेगा? ज्यों-ज्यों चुनाव समीप आता, भेड़ों का उल्लास बढ़ता जाता। ज्यों-ज्यों चुनाव समीप आता, भेड़ियों का दिल बैठता जाता। एक दिन बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा, मालिक, आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। भेड़िए, आपको पता है धूर्त नेताओं को यहाँ कहा जा रहा है। बूढ़े सियार वे लोग हैं जो चापलूसी पर, जिसको मुंबई की भाषा में चमचागिरी कहते हैं, पर ही अपना जीवन व्यापन करते हैं। और हर भेड़िए के आसपास दो चार सियार रहते ही है। जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है तब ये सियार हड्डियों में लगे मांस को कुतर कर खाते हैं और हड्डियां चूसते रहते हैं। ये भेड़िए के आसपास दो मिलाते चलते हैं, उसकी सेवा करते हैं और मौके बेमौके हुआ हुआ चिल्लाकर उसकी जय बोलते हैं। आप देखते होंगे कि आज भी आधुनिक युग में भी नेताओं के आसपास ऐसे चरित्र आपको मिल जाएंगे जो जिंदाबाद के नारे लगाते रहते हैं। तो बूढ़े सियार ने बड़ी गंभीरता से पूछा, महाराज, आपके मुखचंद्र यानी चेहरे पर चिंता के मेघ अर्थात बादल क्यों छाए हैं? खैर, भेड़िए ने कहा, तुझे क्या मालूम नहीं कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है? हमारा राज तो अब गया। सियार ने दांत निपोर कर कहा, दांत दिखाते हुए कहा, हम क्या जाने महाराज, हमारे तो आप ही माई बाप हैं, हमारे तो आप ही सरकार हैं। हम तो कोई और सरकार नहीं जानते। आपका दिया खाते हैं, आपके गुण गाते हैं, अर्थात आपकी प्रशंसा में लगे रहते हैं, आपकी तारीफ में लगे रहते हैं। भेड़िए ने कहा, मगर अब समय ऐसा आ रहा है कि सूखी हड्डियां भी चबाने को नहीं मिलेंगी। सियार सब जानता था, मगर जानकर भी न जानने का नाटक करना न आता तो सियार शेर न हो जाता या न हो गया होता। आखिर भेड़िए ने वन प्रदेश की पंचायत के चुनाव की बात बूढ़े सियार को समझाई और बड़े गिरे मन से कहा, चुनाव अब पास आता जा रहा है, अब यहां से भागने के सिवा कोई चारा नहीं, कोई रास्ता नहीं, पर जाएं भी कहां? सियार ने कहा, मालिक, सर्कस में भर्ती हो जाइए। भेड़िए ने कहा, अरे वहां भी शेर और रीछ को तो ले लेते हैं, पर हम इतने बदनाम हैं, इतने समाज में स्वीकार नहीं है कि हमें वहां कोई कि हमें वहां भी कोई नहीं पूछता। भेड़िए ने बड़ी सरलता से समझाने की कोशिश की कि देखो, वहां शेर और रीछ को तो ले लेते हैं, पर हम इतने बदनाम है कि हमें वहां भी कोई नहीं पूछता, क्योंकि हमारी धूर्तता जो है हमारे पहुंचने के पहले ही लोगों के दिमाग में पहुंच जाती है। तो सियार ने खूब सोचकर कहा, अजायब घर में चले जाइए। भेड़िए ने कहा, अरे वहां भी जगह नहीं है, सुना वहां तो आदमी रखे जाने लगे हैं। ये बहुत बड़ा व्यंग है, आदमी रखे जाने लगे, अर्थात अब आप सोचिए कि आदमी में आदमी के गुण लुप्त हो गए हैं। यदि कोई आदमी आदमी के संपूर्ण गुणों के साथ मिल जाता है तो लोगों को वह भी अजूबा लगता है, और अजूबे को ही अजायब घर में रखा जाता है। बूढ़ा सियार अब ध्यान मग्न हो गया, सोचने लगा, सोचने का दिखावा करने लगा। उसने एक आंख बंद की, नीचे के होठ को ऊपर के दांत से दबाया और एक टक यानी लगातार आकाश की तरफ देखने लगा। यह पूरा का पूरा उसका जो रूप है, उसकी जो मुद्राएं हैं, वो ये बताने के लिए कि वो बड़ी गहरी चिंता में डूबा हुआ है। फिर बोला, बस सब समझ में आ गया मालिक, अगर पंचायत में आप भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए तो। भेड़िया चिढ़कर बोला, वहां की कहां की आसमानी बातें करता है? अरे हमारी जाति कुल 10% ही है और भेड़े अन्य छोटे पशु 90%। भला वे हमें काहे को चुनेंगे? अरे कहीं जिंदगी अपने को मौत के हाथ सौंप सकती है, मगर हाँ, ऐसा हो सकता तो क्या बात थी। बूढ़ा सियार बोला, आप खिन्न यानी दुखी मत होइए सरकार, एक दिन का समय दीजिए, कल तक कोई योजना
कोई कार्यक्रम, कोई प्लान बन ही जाएगी। मगर एक बात है, आपको मेरे कहे अनुसार कार्य करना आपको मेरे कहे अनुसार कार्य करना पड़ेगा। मुसीबत में फंसे भेड़िए ने आखिर सियार को अपना गुरु माना और आज्ञा पालन की शपथ ली। दूसरे दिन बूढ़ा सियार अपने 3 सियारों को लेकर आया। उनमें से उसने एक को पीले रंग में रंग दिया, दूसरे को नीले और तीसरे को हरे। इस याद रखना, यहां पर रंगों का विशेष महत्व है। ये रंग प्रतीकात्मक हैं। इन रंगों के माध्यम समाज के उस वर्ग पर व्यंग किया गया है जो अक्सर राजनेताओं की कठपुतली बनकर के मंच पर आकर किसी दल विशेष का प्रचार करने में लग जाते हैं। भेड़िए ने देखा और पूछा, अरे ये कौन है? बूढ़ा सियार बोला, ये भी सियार हैं सरकार, मगर रंगे सियार, बनावटी सियार, दिखावटी सियार, नकली सियार, किसी का अभिनय करने वाले सियार। आपकी सेवा करेंगे, आपके चुनाव का प्रचार करेंगे। भेड़िए ने शंका की, मगर इनकी बात मानेगा कौन? ये तो ऐसे ही छल और कपट के लिए बदनाम है। सियार ने भेड़िए का हाथ चूमकर कहा, बड़े भोले हैं आप सरकार। अरे मालिक, रंग रूप बदल देने से तो सुना है आदमी तक बदल जाते हैं, फिर ये तो सियार हैं। सोचिए कितना बड़ा व्यंग है कि आदमी अपना मेकओवर कर लेता है, अपना रूप रंग बदल लेता है, और जिसका रूप रंग धारण करता है उस व्यक्ति विशेष के पहचान का कितना नाजायज, उसकी प्रतिष्ठा का कितना नाजायज उपयोग कर लेता है। यहां पर इसी का व्यंग किया गया है। और तब बूढ़े सियार ने भेड़िए का भी रूप बदला, मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई और मुंह में घास के तिनके खोस दिए। बोला, अब आप पूरे संत हो गए, अब भेड़ों की सभा में चलेंगे, मगर 3 बातों का ख्याल रखना। अपनी हिंसक आंखों को ऊपर मत उठाना, हमेशा जमीन की ओर देखना और कुछ बोलना मत, नहीं तो सब पोल खुल जाएगी, राज खुल जाएगा और वहां बहुत सी भीड़ें आएंगी, सुंदर सुंदर, मुलायम मुलायम, तो कहीं किसी को तोड़ मत खाना। भेड़िए ने पूछा, लेकिन ये रंगे सियार क्या करेंगे, ये किस काम आएंगे? बूढ़ा सियार बोला, ये बड़े काम के हैं, आपका सारा प्रचार तो यही करेंगे, इन्हीं के बल पर आप चुनाव लड़ेंगे। यह पीला वाला सियार बड़ा विद्वान है, याद रखना, पीला वाला सियार बड़ा विद्वान है, विचारक है, कवि है, लेखक है। यह नीला सियार नेता और पत्रकार है। नीला क्या है? नेता और पत्रकार। और यह हरा धर्मगुरु। बस अब चलिए। जरा ठहरो, भेड़िए ने बूढ़े सियार को रोका। कवि, लेखक, नेता, विचारक, ये तो सुना है बड़े अच्छे लोग होते हैं, और ये तीनों? बात काटकर सियार बोला, ये तीनों सच्चे नहीं हैं, रंगे हुए हैं महाराज, बनावटी हैं। अब चलिए, देर मत करिए। और वे चल दिए। आगे बूढ़ा सियार था, उसके पीछे रंगे सियारों के बीच भेड़िया चल रहा था। मस्तक पर तिलक, गले में कंठी, मुख में घास के तिनके, धीरे धीरे चल रहा था, अत्यंत गंभीरता पूर्वक, सिर झुकाए, विनय की मूर्ति, नम्रता की मूर्ति। आप फिल्मों में देखते हैं किस तरह से ऐसे नेता, वास्तविक जिंदगी में भी आप देखते हैं किस तरह से ऐसे ही नेता लोग चलते दिखाई देते हैं। उधर एक स्थान पर सैकड़ों भेड़ें इकट्ठी हो गई थी उस संत के दर्शन के लिए, जिसकी चर्चा बूढ़े सियार ने फैला रखी थी। आपको पता है, इसी तरह आज के नेता भी कार्यशैली में देखे जा सकते हैं। चारों सियार भेड़िए की जय बोलते हुए भेड़ों के झुंड के पास आए। बूढ़े सियार ने एक बार जोर से संत भेड़िया की जय बोली। भीड़ों में पहले से ही यहां वहां बैठे सियारों ने भी जय ध्वनि की, जय जयकारा किया। भेड़ों ने देखा तो वे बोली, अरे भागो, यह तो भेड़िया है। तुरंत बूढ़े सियार ने उन्हें रोक कर कहा, भाइयों और बहनों, अब भय मत करो, भेड़िया राजा संत हो गया है। उन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी है, उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। एक अजीब सा शब्द है, हृदय परिवर्तन। दिल बदल गया है, विचार बदल गए हैं, रूप बदल गए हैं, ढंग बदल गए हैं, जीने का तौर तरीका बदल गया है।
अर्थात हृदय बदल गया है। वे आज 7 दिनों से घास खा रहे हैं, शाकाहारी हो गए हैं। रात दिन भगवान के भजन और परोपकार में लगे रहते हैं। भयंकर ढोंगी लोग धार्मिक होने का कृत्य करते हैं। उन्होंने अपना जीवन जीव मात्र की सेवा में अर्पित किया है। अब वे किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी का रोम तक नहीं छूते, बाल तक नहीं छूते। भेड़ों से उन्हें विशेष प्रेम है। इस जाति ने जो कष्ट सहे हैं, उनको याद करके कभी कभी भेड़िया संत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी अपनी भेड़िया जाति ने जो अत्याचार आप पर किए हैं, उनके कारण भेड़िया संत का माथा लज्जा से झुका है। आप देखते हैं समाज में किस तरह से कौन से लोग किस धर्म, किस जाति, किस विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई देते हैं, और वे उसी समाज के लोगों के मन में इनके प्रति बैठे हुए अविश्वास के भाव को दूर करने के लिए क्या कुछ नहीं करते। उनके बीच में जाकर भोजन करेंगे, उनके साथ बैठ करके सेल्फी ले लेंगे, उनका पैर धोते हुए दिखाई देंगे, उनका गुणगान करते हुए दिखाई देंगे। बहुत सारे ढोंग आज भी आपकी नजरों के सामने से गुजरते हैं। सो उनके कारण भेड़िया संत का माथा लज्जा से झुका है, सो झुका ही हुआ है। परंतु अब वे शेष बाकी जीवन आपकी सेवा में लगाकर तमाम पापों का प्रायश्चित करेंगे, पश्चाताप करेंगे। आज सवेरे की ही बात है कि एक मासूम भेड़ के बच्चे के पांव में कांटा लग गया, तो भेड़िया संत ने उसे दांतों से निकाला। दांतों से? पर जब वह बेचारा कष्ट से चल बसा, तो भेड़िया संत ने सम्मान पूर्वक उसकी अंत्येष्टि क्रिया की, अंतिम संस्कार किया। अब तो वे सर्वस्व त्याग चुके हैं। अब आप उनसे भय मत करें, उन्हें अपना भाई समझे। सब मिलकर बोलो संत भेड़िया जी की जय। भेड़िया जी अभी तक उसी तरह गर्दन डाले, विनय की मूर्ति, नम्रता की मूर्ति, विनम्रता की मूर्ति बने बैठे थे। बीच में कभी कभी सामने की ओर इकट्ठी भेड़ों को देख लेते और टपकती हुई लार को गुटक जाते। मन में जो लस्ट थी, मन में जो लालच और इन भेड़ों को देख करके जो लार टपक रही थी, उसको वो निगल जा रहे थे। बूढ़ा सियार फिर बोला, भाइयों और बहनों, मैं भेड़िया संत से अपने मुखारबिंद यानी मुंह से आपको प्रेम और दया का संदेश देने की प्रार्थना करता, पर प्रेमवश उनका हृदय भर आया है। वे गदगद हो गए हैं, भावातिरेक, उनकी भावना जो है बहुत अधिक हो गई है, बहुत भावुक हो गए हैं, जिसकी वजह से उनका कंठ अवरुद्ध हो गया है, चोक हो गया है, बोल नहीं पा रहे हैं, शब्द लड़खड़ा रहे हैं, इतने भावुक हो गए हैं, वे बोल नहीं सकते। अब आप इन तीनों रंगीन प्राणियों को देखिए, आप इन्हें न पहचान पाए होंगे। पहचाने भी कैसे? ये इस लोक के जीव तो हैं ही नहीं, ये तो स्वर्ग के देवता हैं, जो हमें सदुपदेश देने के लिए पृथ्वी पर उतरे हैं। ये पीले विचारक हैं, कवि हैं, लेखक हैं, नीले नेता हैं और स्वर्ग के पत्रकार हैं, और हरे वाले धर्मगुरु हैं। अब कविराज आपको स्वर्ग संगीत सुनाएंगे। हाँ कवि जी, पीले सियार को हुआ हुआ के सिवा कुछ और तो आता ही नहीं था। हुआ हुआ चिल्ला दिया, शेष सियार भी हुआ हुआ बोल पड़े। बूढ़े सियार ने आंख के इशारे से शेष को मना किया और बड़ी चतुराई से बात को यूं कहकर संभाला, भाई कवि जी तो कोरस में गीत गाते हैं, पर कुछ समझे आप लोग? कैसे समझ सकते हैं? अरे कवि की बात सबकी समझ में आ जाए तो वह कवि काहे का? कवियों पर भी व्यंग किया है हरिशंकर परसाई जी ने, जो क्लिष्ट लिखते हैं, जो बहुत मुश्किल शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो आम लोगों के समझ से दूर रहते हैं, ऐसे कवियों पर भी उनका करारा व्यंग है। कह रहे हैं कि जैसे स्वर्ग में परमात्मा, वैसे पृथ्वी पर भेड़िया। हे भेड़िया जी महान, आप सर्वत्र यानी चारों तरफ व्याप्त यानी फैले हैं, सर्वशक्तिमान हैं। प्रातः यानी सूर्योदय आपके मस्तक पर तिलक करती है, सांझ को उषा डूबता हुआ सूर्य आपका मुख चूमती है, पवन आप पर पंखा करती है, और रात्रि आपकी
ज्योति लक्ष लक्ष यानी लाखों खंडों यानी टुकड़ों में होकर आकाश में तारे बनकर चमकती है। हे विराट महान, आपके आपके चरणों में शूद्र का तुच्छ का प्रणाम है। फिर नीले रंग के सियार ने कहा, निर्बलों की रक्षा बलवान ही कर सकते हैं, यही भय दिखाया जाता है और बाहुबली मसल पावर के लीडरों को स्थापित कर दिया जाता है। भेड़े कोमल हैं, निर्बल हैं, अपनी रक्षा नहीं कर सकती, भेड़िए बलवान हैं, इसलिए उनके हाथ में अपने हितों को छोड़ निश्चिंत हो जाओ। वे भी तुम्हारे भाई हैं, आप एक ही जाति के हो, तुम भेड़ वह भेड़िया, कितना कम अंतर है। शब्दों का कैसा घालमेल है। और बेचारा भेड़िया व्यर्थ ही बेकार ही बदनाम कर दिया गया है कि वह भेड़ों को खाता है। अरे खाते और हैं, हड्डियां उनके द्वार पर फेंक जाते हैं। हे, ये व्यर्थ में बेकार में बदनाम होते हैं। तुम लोग तो पंचायत में बोल भी नहीं पाओगे। भेड़िए बलवान होते हैं, यदि तुम पर कोई अन्याय होगा तो डटकर लड़ेंगे। इसीलिए अपने हित की रक्षा के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए भेड़ियों को चुनकर पंचायत में भेजो। बोलो संत भेड़िया की जय। फिर हरे रंग के धर्मगुरु ने उपदेश दिया, जो यहाँ त्याग करेगा वह उस लोक में पाएगा, जो यहाँ दुख भोगेगा वह वहाँ सुख पाएगा, जो यहाँ राजा बनाएगा वह वहाँ राजा बनेगा, जो यहाँ वोट देगा वह वहाँ वोट पाएगा। इसलिए सब मिलकर भेड़िए को वोट दो। वे दानी हैं, परोपकारी हैं, संत हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। ये एक भेड़िए की कथा नहीं है, यह सब भेड़ियों की कथा है। सब जगह इस प्रकार प्रचार हो गया और भेड़ों को विश्वास हो गया कि भेड़िए से बड़ा उनका कोई हित चिंतक, हित रक्षक नहीं है। और जब पंचायत का चुनाव हुआ तो भेड़ों ने अपनी हित रक्षा के लिए भेड़ियों को चुना और पंचायत में भेड़ों के हितों की रक्षा के लिए भेड़िए प्रतिनिधि बनकर गए। देखिए, ये आज के प्रजातंत्र का चमत्कार। और पंचायत में भेड़ियों ने भेड़ों की भलाई के लिए पहला कानून यह बनाया। क्या बनाया? हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते के लिए भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाए, दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़ तथा शाम को स्वास्थ्य के ख्याल से कम खाना चाहिए, इसलिए आधी भेड़ दी जाए। हरिशंकर परसाई द्वारा रचित यह निबंध कहानी यहीं समाप्त होता है। अब इस कहानी का शीर्षक मैं आपको बता दूं कि भेड़ और भेड़िए एक हास्य व्यंग प्रधान कहानी है, रचना है। इस कहानी में हरिशंकर परसाई जी ने जो प्रस्तुत किया है, उन्होंने बताना चाहा है कि भेड़े उस भोली भाली जनता की प्रतीक हैं जो चुनाव के मौके पर किए गए झूठे प्रचार से प्रभावित होकर उन लोगों को वोट देकर सफल बना देती हैं, विजयी बना देती हैं, जो वास्तव में उनके शोषक होते हैं, जो उनका शोषण करते हैं, जो उनको प्रताड़ित करते हैं। भेड़िया उस साधन संपन्न शोषक वर्ग का प्रतीक है जो कुछ लोगों के माध्यम से अपने मकसद को प्राप्त कर लेता है। वह लोगों को प्रलोभन दिखाकर, उनसे चुनाव में झूठे वादे करके, झूठे प्रचार करके वह विजय प्राप्त करने के बाद भोली भाली जनता का फिर से अपनी मनमर्जी से शोषण करने लगता है। और इस तरह से यह शीर्षक पूरी तरह से सटीक और अर्थपूर्ण है। इसके बाद इस पूरी कहानी के माध्यम से जो उद्देश्य कहानीकार श्री हरिशंकर परसाई जी ने प्रस्तुत किया है, वो कहना चाहते हैं कि भेड़ और भेड़िए एक व्यंग लेख है जो वास्तव में प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया है। इस लेख का उद्देश्य हमारे देश की उस लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक प्रणाली पर करारा व्यंग करना है जिसमें होने वाले चुनाव में सीधी सादी भोली भाली मासूम जनता का शोषण करने वाले सत्ताधारी शासक हर हाल में अपने आप को सफल बनाने के लिए, विजयी बनाने के लिए किस तरह से
सभी तंत्रों का उपयोग अपने प्रभाव को कायम करने के लिए करते हैं, चाहे वह समाज का कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, और अपने स्वार्थों को पूरा करने में वे अपने साथ कुछ चापलूसों को सदैव रखते हैं, और यही चापलूस उनका झूठा प्रचार जनता में करते हैं, जनता में विश्वास पैदा करते हैं कि ये नेता श्रेष्ठ हैं, और इस तरह से ये झूठे, स्वार्थी, धोखेबाज नेता जनता के शोषण में फिर से लग जाते हैं सफल होने के बाद। यही इस कहानी के माध्यम से, इस व्यंग लेख के माध्यम से श्री हरशंकर परसाई जी ने प्रस्तुत किया है, और वे अपने उद्देश्य में पूरी तरह से सफल हुए हैं। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है, यह रचना यहीं समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे एक नई रचना के साथ अगले वीडियो में, ऑडियो में। धन्यवाद।